कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रमुख शब्दावलियों को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं प्रॉम्प्ट क्या है, PROMPT। प्रॉम्प्ट क्या है? यह एक अंकित अक्षर या शब्द है जो सूचित करता है कि कुंजी पटल कीबोर्ड द्वारा निर्दिष्ट विवरण स्वीकार करने के लिए कंप्यूटर तैयार है अथवा नहीं। तो यहाँ पे कुंजी पटल अगर आएगा ना तो कुंजी पटल का नाम मीन्स कीबोर्ड ही होता है। तो ये है प्रॉम्प्ट का जो यह एक अंकित अक्षर या शब्द है जो सूचित करता है कि कुंजी पटल द्वारा निर्दिष्ट विवरण स्वीकार करने के लिए कंप्यूटर तैयार है अथवा नहीं। तो ये है प्रॉम्प्ट। फिर उसके बाद देख लेते हैं ASMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या है? यह कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर है जो पावर सप्लाई डिवाइस युक्ति के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य कंप्यूटर में लगे अन्य सभी डिवाइसेज को उनकी आवश्यकता अनुसार पावर सप्लाई देना है। तो ये पावर सप्लाई का काम करता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। फिर उसके बाद है पिनवेयर क्या है? यह हार्डवेयर में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित है, जैसे रोम जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बॉयस है। तो फिर यहाँ पे पिनवेयर क्या है? इसमें यह हार्डवेयर में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित है। तो ये सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित है, जैसे कि पिनवेयर कौन है? रोम है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS है, बॉयस है। फिर लिबवेयर कौन है? लिबवेयर कौन है? कंप्यूटर पर काम करने वाले प्रयोक्ता को लिबवेयर कहा जाता है। जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है प्रयोक्ता उसको जो है लिबवेयर कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं कंपाइलर क्या है? कंपाइलर वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर प्रोग्राम के प्रत्येक तो कंपाइलर का काम क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे एक अधिक मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। इंटरप्रेटर क्या है? यह भी किसी उच्च स्तरीय प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, परंतु यह एक बार में प्रोग्राम के केवल एक कथन का एक या अधिक मशीनी भाषा के कथनों में अनुवाद करता है। ये इंटरप्रेटर है। फिर असेंबली का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंपाइलर को जो है कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, लेकिन प्रोग्राम के केवल एक कथन या एक से अधिक मशीनी भाषा के कथनों में अनुवाद करता है। एक या एक से अधिक मशीनी भाषा के कथनों में अनुवाद करता है। और यहाँ पे देख लेते हैं असेंबलर क्या है? यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। फिर सिंगल यूजर क्या है? प्रारंभिक कंप्यूटरों पर एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता का केवल एक कार्य या प्रोग्राम कराया जाता था। इस प्रकार के कंप्यूटरों को सिंगल यूजर कहा जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? इससे अनेक प्रोग्रामों को एक साथ कार्यान्वित करने की क्षमता प्राप्त होती है। मल्टी प्रोसेसिंग एक साथ एक से अधिक काम को करना। फिर रियल टाइम क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग ऐसे सिस्टमों को कहा जाता है जहां इनपुट डेटा को प्राप्त करते ही उसको तत्काल प्रोसेस कर दिया जाता है और शीघ्र ही उसका आउटपुट दे दिया जाता है। तो ये है रियल टाइम। बस क्या है? यह विभिन्न युक्तियों तक सामग्री आंकड़ों के संप्रेषण या ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त पंक्ति या सर्किट है। तो यहाँ बस क्या है? यह विभिन्न युक्तियों तक सामग्री आंकड़ों के संप्रेषण या ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त पंक्ति या सर्किट है। ये बस है। फिर डीबग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम में आई त्रुटि को सुधारता कौन है? डीबग। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो आई त्रुटि है कौन सुधारता है? डीबग सुधारता है। जूम क्या है? वह ऑप्शन जो किसी प्रोग्राम में मौजूद होता है के द्वारा किसी चित्र या तत्व को बड़ा करके देखा जाता है। जूम क्या है? वह ऑप्शन जो किसी प्रोग्राम में मौजूद होता है के द्वारा किसी चित्र या तत्व को बड़ा करके देखा जाता है, वो जूम है। नेटवर्किंग क्या है? इसका तात्पर्य विभिन्न कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना है जिसमें ये सर्वर द्वारा जुड़े होते हैं। इससे संबंधित शब्द ये हैं। लैन है स्थानीय क्षेत्र का, लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन स्थानीय क्षेत्र का है, ये है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का है, लैन, मैन, वैन। तो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र में होता है। मैन होता है महानगर क्षेत्र में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन होता है व्यापक क्षेत्र में, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का ही एक स्वरूप है। इंटरनेट का स्वरूप लैन, मैन, वैन 3 तरह के नेटवर्क हैं। एक है लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय क्षेत्र में, मैन है महानगर क्षेत्र में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन है व्यापक क्षेत्र में, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का जो है एक स्वरूप है ये। तो लैन, मैन, वैन ये नेटवर्किंग है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे है। कंप्यूटर का वर्गीकरण वेरियस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज प्रोसेसर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और फिर इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम देखें सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज प्रोसेसर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, और एक है स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अव्यवहारिक तौर पर अगर कंप्यूटर अव्यवहारिक तौर पर अगर कंप्यूटर को परिभाषित किया जाए तो हम हार्डवेयर को मनुष्य का शरीर और सॉफ्टवेयर को मनुष्य की आत्मा, तो हार्डवेयर को जो है मनुष्य का शरीर कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर को उसकी आत्मा कह सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के हिस्सों को कहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये वास्तविक पदार्थ हैं। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर कोई पदार्थ नहीं है, ये वे सूचनाएं, आदेश अथवा तरीके हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है। किसी उपकरण को कैसे कार्य में लाना है इसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही स्थापित की हुई होती है। उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर को जरूरत के अनुसार चलाने के लिए निर्देशों का एक समूह दिया जाता है, इन्हें प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इन्हीं प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य दो रूपों में बांटा जा सकता है। सॉफ्टवेयर दो भागों में होते हैं, एक ऊपर देखें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है, इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य प्रोग्राम होता है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं स्टार्ट किया जाता? तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके आगे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली इंटरनल ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को परिचालित एवं नियंत्रित करने हेतु डिजाइन किया गया है। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के परिचालन हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए इनपुट डिवाइसेज से डेटा को पढ़ना, सूचना इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के पश्चात आउटपुट उपकरणों में स्थानांतरित करना, डेटा व निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना आदि। सिस्टम सॉफ्टवेयर को निम्न भागों में वर्गीकृत किया सकता है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस मतलब जो ऊपर देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो 1 2 3 4 तरह के हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें पहला वाला देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र है। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रचालन तंत्र भी बोलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक होता है। इसी की सहायता से कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। उदाहरण के लिए MS-DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं और एप्लीकेशन सिस्टम कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं और जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत होता है, लेकिन आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो MS-DOS किस में आएगा? पहले वाले में आएगा। ऐसे याद करते हैं, MS-DOS पहले वाले आएंगे, पहले वाले में मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। और किस में? ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। यूनिक्स आएगा तो MS-DOS, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 8 किस में आएगा? पहले वाले में आएगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहला वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। फिर प्रचालन तंत्र के क्या कार्य हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम है, इसको देख लेते हैं। फाइल प्रबंधन है इसका काम, फाइल प्रबंधन, और डिवाइस प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, और यहाँ पे 4 काम है। यहाँ पे देखते हैं फाइल प्रबंधन, फाइल, डिवाइस, प्रोसेस, मेमोरी प्रबंधन होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। फाइल प्रबंधन, फाइल को व्यवस्थित ढंग से संग्रहण युक्ति में संग्रह करने का कार्य प्रचालन तंत्र का होता है।
फाइल प्रबंधन, फाइल को व्यवस्थित ढंग से संग्रहण युक्ति में संग्रह करने का कार्य प्रचालन तंत्र का होता है। डिवाइस प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को नियंत्रित करने का कार्य का काम प्रचालन तंत्र का होता है। और प्रोसेस प्रबंधन, प्रयोक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने का कार्य प्रचालन तंत्र का होता है। मेमोरी प्रबंधन, डेटा को मेमोरी में किस तरह से संग्रह करना है, यह भी कार्य प्रचालन तंत्र ही करता है। प्रचालन तंत्र से ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुल उपयोगकर्ता, जैसे एकल उपयोगकर्ता सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, बहु उपयोगकर्ता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर यहाँ पे फिर उसके बाद है, यहाँ पे 2 हैं, तो एकल उपयोगकर्ता सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, तो वह है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुल उपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में कार्य कर सकते हैं, वह है बहुल उपयोगकर्ता। मतलब कि एक ही सिस्टम पर जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में काम करें, एक उपयोगकर्ता एक ही समय में कार्य कर सकते हैं, उसे बहुल उपयोगकर्ता या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कार्य करने की विधि के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्रचालन तंत्र को ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर, कार्य करने के आधार पर। एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम को कैरेक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। उदाहरण के लिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें कैरेक्टर का उपयोग करता है, जो उपयोग करता है तो कैरेक्टर का यूज करता है, तो यूजर इंटरफेस जो यूजर है कैरेक्टर का यूज करता है। तो ये कौन सा इंटरफेस है, डॉस और यूनिक्स किस में आएंगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आएंगे। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से चित्रों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है तो उसे ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए विंडोज, मतलब जो यूजर है वो सूचनाओं का आदान प्रदान ग्राफिक्स के द्वारा, चित्रों के द्वारा करता है तो उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। उदाहरण के लिए विंडोज क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जबकि डॉस और यूनिक्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। फिर लैंग्वेज प्रोसेसर देख लेते हैं, जो इसमें दूसरा टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दूसरा यहाँ पे देखे थे जो पीछे, लैंग्वेज प्रोसेसर देख लेते हैं क्या है। लैंग्वेज प्रोसेसर प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर निम्न प्रकार के होते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर 3 तरह के होते हैं, असेंबलर होते हैं, कंपाइलर होते हैं और इंटरप्रेटर है। ये लैंग्वेज प्रोसेसर के 3 प्रकार हैं। असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर का, कंपाइलर लैंग्वेज प्रोसेसर का प्रकार है और इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज प्रोसेसर का प्रकार है। तो फिर असेंबलर में देख लेते हैं। यह लैंग्वेज प्रोसेसर असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो असेंबलर क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। और कंपाइलर क्या करता है, यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, यह कंपाइलर की तरह ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह सोर्स प्रोग्राम की एक लाइन का मशीन भाषा में, एक सोर्स प्रोग्राम की एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है तथा दूसरी लाइन का अनुवाद करने से पहले पिछली लाइन को प्रोसेस करता है। यदि इस लाइन में कोई गलती हो तो उसे उसी समय इंकित करता है तथा संशोधन के बाद ही आगे बढ़ता है। हर बार प्रोग्राम को संपादन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, अतः इस मेमोरी में बना रहना आवश्यक है। फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। क्या अंतर है इसे देख लेते हैं। जो कंपाइलर को पहले देख लेते हैं, फिर इंटरप्रेटर को देख लेते हैं। तो कंपाइलर क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ लाइन परिवर्तित करता है और पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बताता है। मतलब एक ही साथ वो लैंग्वेज को चेंज करता है, अब हाई लेवल लैंग्वेज को कम मशीनी लैंग्वेज चेंज करता है और पूरे जब प्रोग्राम को मशीनी भाषा में जब परिवर्तित कर देता है तब वह सभी गलतियों को एक साथ बताता है। और इसमें क्या, अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है, या अशुद्धियों को हटाने में धीमा है और संपादन में कम समय लेता है। और ये है इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम को एक एक कर अनुवाद करता है, एक एक लाइन को अनुवाद करता है और एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और उसकी गलतियां एक एक लाइन को
अनुवादित करता है और उसकी गलतियां बताता है और उसके दोष को दूर हो जाने पर ही, जब पहली लाइन में जो गलतियां उसका दोष दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है। अशुद्धियों को हटाने में तीव्र है, ये संपादन में अधिक समय लेता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं जो डिवाइस ड्राइवर है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो प्रकार है, उसमें से तीसरा प्रकार है डिवाइस ड्राइवर। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह विशेष तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों जैसे प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम आदि को जोड़ने की अनुमति देते हैं। तो कौन जो है डिवाइस ड्राइवर की तरह काम करता है? ये क्या करता है कि जो प्रिंटर है, स्कैनर है और मॉडेम को जोड़ने की अनुमति देता है। हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने की अनुमति कौन देता है? डिवाइस ड्राइवर देता है। फिर आगे देखते हैं। जब भी हम बाजार से एक नया हार्डवेयर खरीदते हैं तो उस हार्डवेयर के एक साथ एक इंस्टॉलेशन डिस्क भी मिलती है। मतलब कि जब भी हम बाजार से एक नया हार्डवेयर खरीदते हैं तो हार्डवेयर के साथ एक इंस्टॉलेशन डिस्क भी मिलती है और जिसके माध्यम से उस हार्डवेयर के ड्राइवर को हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर पाते हैं। तो जो इंस्टॉलेशन डिस्क होती है उसमें क्या करते हैं, जिसके माध्यम से उस हार्डवेयर के ड्राइवर को, जो हार्डवेयर का ड्राइवर है, उसको हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर पाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? जो इसका चौथा प्रकार हम देखे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो चौथा प्रकार है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बारे में देख लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जिनकी सहायता से कंप्यूटर का रखरखाव किया जाता है। तो यूटिलिटी मतलब कि रखरखाव करता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से काम कर सके। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये रखरखाव करता है, ये कंप्यूटर का रखरखाव, कंप्यूटर सिस्टम का रखरखाव करता है। सॉफ्टवेयर, सभी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का रखरखाव करता है यूटिलिटी। और इसका उदाहरण क्या है? जैसे डिस्क क्लीनअप क्या करता है? ये रखरखाव करता है। बैकअप ये भी रखरखाव करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये भी रखरखाव यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में है। तो ये उदाहरण है। तो डिस्क क्लीनअप हो गए, बैकअप हो गए और एंटी सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर के दूसरा सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दूसरा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको देख लेते हैं क्या है। ये एक या एक से अधिक प्रोग्राम का वह समूह है जिसमें प्रोग्राम द्वारा एक विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे लिखने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर, आंकड़ों को रखने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर, गाना रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर, वेतन की गणना के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर, लेन देन का हिसाब रखने आदि के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटा बेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर आदि। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और डेटाबेस कौन सा? वर्ड प्रोसेसिंग डेटाबेस और ग्राफिक वर्ड प्रोसेसिंग डेटाबेस और ग्राफिक जो सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ग्राफिक सॉफ्टवेयर ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। हम पीछे ही देखें, दो तरह के भागों में विभाजित किया जाता है। एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है और दूसरा है स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर है। दूसरा स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये वे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये केवल एक विशेष कार्य हेतु सीमित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ड प्रोसेसर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में कौन आता है? तो वर्ड प्रोसेसर आता है। और फिर क्योंकि प्रयोगता इन्हें एक लेख लिखने, रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाने या एक पोस्टर बनाने जैसे विविध कार्य हो तो प्रयोग किया जा सकता है। तो जनरल पर्पज के लिए कौन सा? वर्ड प्रोसेसर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में आता है। फिर आगे देखते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर तो पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हो गया और फिर उसके बाद ग्राफिक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा आता है? वर्ड स्टार, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट आदि आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को देख लेते हैं। उदाहरण के लिए लोटस 1, 2, 3
एक्सेल, गूगल डॉक्स आदि। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, फिर उदाहरण के लिए फॉक्स प्रो, ऑरेकल आदि, फॉक्स प्रो, ऑरेकल आदि। और फिर इसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आता है, उदाहरण के लिए एडोब पेज मेकर हो गया, और फिर कोरल ड्रा हो गया, फिर उसके बाद इलस्ट्रेटर हो गया। ये जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद ग्राफिक मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज में आते हैं, उदाहरण के लिए पावर पॉइंट हो गया, मैक्रोमीडिया हो गया, डायरेक्टर हो गया, गूगल डॉक्स हो गया। तो ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज को देख लेते हैं। पावर पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद मैक्रोमीडिया हो गया, फिर डायरेक्टर हो गया, फिर उसके बाद गूगल डॉक्स, ये सब हो गए। तो ये आते हैं ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज हो गए। फिर उसके बाद देख लेते हैं स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु डिजाइन किए जाते हैं, उदाहरण के लिए स्मार्टफोन में स्थापित इंस्टॉल कैमरा और एप्लीकेशन फोटो खींचने के लिए विशेष हेतु डिजाइन किया जाता है। इसी प्रकार शतरंज का खेल का सॉफ्टवेयर केवल शतरंज के खेलने के कार्य हेतु प्रयुक्त होता है। तो यह स्पेशली इस काम के लिए किया जाता है, स्पेशली किसी काम के लिए किया जाता है, तो वह स्पेशली सॉफ्टवेयर रहता है। जैसे कोई फोटो खींचना हो, जैसे शतरंज खेलना हो, तो उसके लिए तो ये है स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा देख लेते हैं क्या है, और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा को देख लेते हैं। कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए किसी काम को करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण करता है। कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है, जिसे मशीनी भाषा कहते हैं। यह भाषा 1s एवं 0s और जीरोज पर आधारित होती है, इसलिए इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस प्रकार से समझा जा सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज के दो लैंग्वेज हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो तरह से होते हैं, एक है मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज दो है, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल मशीनी और असेंबली लैंग्वेज। फिर उसके बाद कंप्यूटर की भाषा की प्रथम पीढ़ी मशीनी भाषा को देख लेते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर भाषा की प्रथम पीढ़ी मशीनी भाषा, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज। वह भाषा जो कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। यह भाषा 1s और 0s पर आधारित होती है, अतः इसे बाइनरी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। 1s और 0s के सेट का कंप्यूटर के लिए एक विशेष अर्थ होता है, उदाहरण के लिए इसका जो सेट होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे होता है कि जैसे 1 1 1 0 1 1 1 पूरा 8 बिट का होता है, 8 बिट का होता है। कोई भी वर्ड होता है तो 1 बिट का होता है। तो 8 मतलब 8 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वहाँ पे कोई वर्ड लिखा होगा तो ऐसे ही लिखा होगा 1 1 0 1 0 1, ऐसे मतलब आगे पीछे कुछ भी होता है, 0 1 कहीं भी आगे हो सकता है, तो ऐसे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना कठिन होता है। इन्हीं कारणों से यह प्रयोक्ता के बीच लोकप्रिय नहीं है। इस भाषा में ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा देख लेते हैं कंप्यूटर भाषा की दूसरी पीढ़ी देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी है ये है, तो कुल मिलाकर के कितनी पीढ़ियाँ होंगी, 4 पीढ़ियाँ होंगी। तो हम दूसरी पीढ़ियाँ देख लेते हैं कौन है, दूसरी पीढ़ी में क्या है। तो यह है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज 2GL असेंबली लैंग्वेज। तो मशीनी भाषा की कमियों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा को विकसित किया गया है। तो असेंबली भाषा जो है दूसरी लैंग्वेज है, पहली थी मशीनी, दूसरी थी ये असेंबली भाषा है। पहली मशीनी भाषा थी, दूसरी असेंबली भाषा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बाइनरी 1s 2s के स्थान पर निमोडिक कोड का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया, बाइनरी भाषा 0 1 का प्रयोग किया गया। लेकिन दूसरी पीढ़ी असेंबली भाषा है, उसमें किसका प्रयोग किया गया, निमोडिक कोड का प्रयोग किया गया, और निमोडिक कोड का प्रयोग किया गया 0 1 के स्थान पर। फिर उसके बाद देखा जिनको समझना याद रखना आसान था, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, ये निमोडिक कोड कैसे होते हैं, निमोडिक कोड जैसे ऐड, निमोडिक कोड जैसे है ऐड हो गया, घटाने के लिए सब हो गया, जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब हो गया, डेटा मेमोरी में लोड करने के लिए LD। तो असेंबली भाषा के कोड को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर, असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में, तो जो ये असेंबली भाषा है, निमोडिक कोड है ऐड, सब, LD, ये है असेंबली भाषा। इस असेंबली को
मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे तो पहले ही देखें। फिर ये असेंबली भाषा का प्रोग्राम है। असेंबलर क्या करता है, उसे असेंबली भाषा में प्रयोग। असेंबली भाषा का प्रोग्राम कौन सा है, न्यूमेरिक कोड है। ऐड, जैसे कि ऐड जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब्ट्रैक्शन सब बना हुआ है, और फिर उसको मेमोरी को लोड करने के लिए एलडी है। तो ये असेंबली भाषा है। असेंबली भाषा को असेंबलर क्या करता है, मशीनी भाषा प्रोग्राम में चेंज कर देता है। और जो असेंबलर कौन सा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। असेंबली भाषा में मशीन भाषा की अपेक्षा प्रोग्रामिंग करना सरल होता है एवं इसमें प्रोग्राम में सुधार करना भी सरल होता है। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की कमियों को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को विकसित किया गया। इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहते हैं। यह बोलचाल व लेखन में प्रयुक्त भाषा के काफ़ी करीब है। इस लैंग्वेज में कोड के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, जिससे प्रोग्राम को समझना और लिखना काफ़ी आसान होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में अंग्रेजी भाषा का यूज होता है। और यहाँ पे हम प्रथम पीढ़ी जो मशीनी भाषा है, इसमें 01 बाइनरी भाषा है। और जो दूसरी पीढ़ी असेंबली भाषा है, उसमें न्यूमेरिक कोड है, न्यूमेरिक कोड का प्रयोग। और तीसरी पीढ़ी है जैसे हाई लेवल, जिसमें इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया, अंग्रेजी भाषा का निर्देश दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी विशेष कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी कंप्यूटर की पर प्रोग्राम बनाया व चलाया जा सकता है। इससे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए, अगर अंग्रेजी भाषा को हम मशीनी भाषा में चेंज करना है तो कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। कंपाइलर व इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर इंटरप्रेटर का प्रयोग करना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेज को प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज किस लैंग्वेज को कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज किस भाषा को कहा जाता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कहा जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है, अंग्रेजी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। और अंग्रेजी भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए कौन होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। फिर उसके बाद चौथी पीढ़ी को देख लेते हैं। कंप्यूटर भाषा की जो चौथी पीढ़ी है उसे देख लेते हैं, 4th जनरेशन लैंग्वेज 4GL। ये भाषा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कौन होती हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज तो ये हो गई हाई लेवल वाली तीसरी पीढ़ी की। लेकिन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कौन होती हैं, चौथी पीढ़ी वाली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती हैं। इनमें प्रोग्रामिंग करना सरल होता है। ये भाषा डिक्लेरेटिव होती हैं, अर्थात इसमें क्या करना है पर जोर दिया जाता है, न कि कैसे करना है पर इस पर। तो यहाँ पे है कि जो किसमें जो है क्या करना पर जोर दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। किसमें क्या करना है इस पर जोर दिया जाता है, किसमें, तो ये है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती हैं। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड उदाहरण के लिए कौन सा है, ये जैसे SQL, FOXPRO हो गए, पर्ल हो गया, ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। तो SQL हो गया, FOXPRO हो गए और पर्ल हो गया, ये चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की लैंग्वेज है। फिर उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, उनके उपयोग क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज और देयर एप्लीकेशंस क्या है। उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण क्या है, उच्च स्तरीय जो भाषा है यहाँ पे वो कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, कोबोल हो गया, लोगो हो गया, बेसिक BASIC बेसिक हो गया, एल्गोल ALGOL एल्गोल हो गया, C हो गया, C++ हो गया, कोमल हो गया, प्रोलाग हो गया, PROLOG प्रोलाग हो गया, पास्कल PASCAL पास्कल हो गया, JAVA जावा हो गया, और C# हो गया, C# हो गया, SHARP C# हो गया, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर हो गया, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर हो गया, LISP लिप्स हो गया, लिस्प हो गया, LISP लिस्प हो गया। तो लिस्प जो हाई लेवल लैंग्वेज है। SNOBOL स्नोबॉल हो गया, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सी लैंग्वेज यह हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए करते हैं। इस भाषा को वर्ष 1970 में अमेरिका की कंपनी बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने बनाया था। यह आंतरिक प्रोसेसर रजिस्टर का परिचालन करती है, इसलिए प्रोसेसर निम्न स्तर के मशीनी निर्देशों को लिख सकता है। सी में असेंबली लैंग्वेज के गुण होते हैं। यह एक छोटी और संक्षिप्त भाषा है। और सी भाषा का लाभ यह है कि इसे लिखे गए प्रोग्राम को एक मशीन से दूसरी मशीन में डाले बिना परेशानी के बदल सकते हैं, डालने के लिए बिना परेशानी के बदल सकते हैं। और इस भाषा का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे जटिल प्रोग्राम को बनाने में होता है। कोबोल लैंग्वेज को देख लेते हैं। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका संक्षिप्त रूप है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस लैंग्वेज का विशेष रूप से
इस लैंग्वेज का विशेष रूप से बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो बिजनेस के लिए कौन सा प्रयोग होता है? कोबोल होता है। इसको वर्ष 1960 में यूएस इंडस्ट्री सरकारी कमेटी ने विकसित किया। कोबोल का प्रयोग बड़े व्यापार और व्यावसायिक अनुप्रयोगों जैसे बही खाता, लेखा जोखा और वेतन फाइल इत्यादि में कार्य करने के लिए किया जाता है। यह साधारण और निर्धारित संख्यात्मक ऑपरेशन को भी हल कर सकती है। यह फोर्ट्रान की अपेक्षा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के परिचालन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इसे छद्म अंग्रेजी रूप में लिख सकते हैं, जो कि बिजनेस में प्राय उपयोग होती है। इसके अंग्रेजी की तरह के कथन को आसानी से समझा जा सकता है। इसकी कमी यह है कि यह कॉम्पैक्ट भाषा नहीं है। तो फिर कोबोल भाषा की कमी क्या है? कॉम्पैक्ट भाषा नहीं है, यह लिखने में भी आसान नहीं है और न ही इसे फोर्ट्रान की तरह जटिल अंकगणितीय गणनाएं कर सकती है। फिर उसके बाद फोर्ट्रान को देख लेते हैं क्या है। फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है ये देख लेते हैं। फोर्ट्रान ट्रांसलेशन का संक्षेप है। फोर्ट्रान को वर्ष 1957 में IBM कंपनी ने बनाया था फोर्ट्रान को। यह भाषा वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संगणना के लिए बहुत आसान है। तो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग संगणना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जटिल गणितीय ऑपरेशन को हल करने के लिए कई फंक्शन है। यह सुसंबद्ध प्रोग्रामिंग कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रयोग की कई लाइब्रेरीज फाइलों को प्रोसेसिंग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह इसके कई सारे वर्जन हैं, जिसे पहले फोर्ट्रान IV काफ़ी प्रचलित थी और फिर वर्ष 1977 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक मानक प्रकाशित किया जिसे फोर्ट्रान 77 कहते हैं, जिससे कि सभी निर्माता एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग करें। तो C++ क्या है? C++ को C का प्रयोग करके बनाया गया है। C की वाक्य रचना सिंटैक्स का आधार है। यद्यपि C++ का उपयोग C की तरह प्रोसीजरल प्रोग्राम लिखने में कर सकते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक उपयोगिता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लिखने में है। इस प्रकार C++ प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड सुविधा भी प्रदान करती है। तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड सुविधा प्रदान करती है C++ प्रोग्राम भाषा। फिर जावा को देखते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो स्वतंत्र है और इसे इंटरनेट पर प्रयोग बहुत सुरक्षित, पोर्टेबल, उच्च प्रदर्शन, मल्टी थ्रेडेड और गतिशील डायनेमिक भाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। C और C++ जैसी अन्य सामान्य उद्देश्य वाली भाषा की तुलना में इसका API प्रयोग करने और सीखने में आसान है। और जावा प्रोग्रामिंग भाषा की वाक्य संरचना C पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कई अवधारणाएं C++ की ही तरह हैं। जावा की सफलता का मुख्य कारण इसकी नेटवर्किंग विशेषता और ऑब्जेक्ट को एक उद्यम वातावरण में वितरित करना है। फिर आगे देख लेते हैं प्रोलाग क्या है। प्रोलाग के बारे में जान लेते हैं। प्रोलाग क्या है? यह भाषा उन प्रोग्रामों के लिए उपयुक्त है जिसमें जटिल तार्किक ऑपरेशन होते हैं। प्रोलाग का मुख्य प्रयोग कृत्रिम बौद्धिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोलाग का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा फ्रांस में विकसित हुई थी। जापानियों ने इसे अपनी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोजेक्ट के लिए मानक भाषा चुना। तो यहाँ पे प्रोलाग कहाँ पे विकसित हुई थी? फ्रांस में विकसित हुई थी। और सबसे ज़्यादा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोलाग का प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं बड़े डेटाबेसों को रखने और नियम निर्धारित एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। प्रोलाग का विस्तृत अर्थ है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो यहाँ पे PRO से प्रोग्रामिंग और LOG से लॉजिक। PRO से प्रोग्रामिंग, LOG लॉजिक। तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक यह गणितीय तर्क पर आधारित होती है। प्रोलाग तथ्यों और ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है। कथन जो कि सहज रूप से सही होते हैं तथ्य कहलाते हैं, जबकि नियम गुणों और संबंधों की व्याख्या करते हैं जो कि दी गई परिस्थिति के आधार पर सही होते हैं। फिर यहाँ पे विजुअल बेसिक देख लेते हैं। बेसिक भाषा से यह विजुअल बेसिक विकसित हुई है। इसमें कई C स्टेटमेंट फंक्शन। तो विजुअल बेसिक को देख लेते हैं। बेसिक भाषा से यह विजुअल बेसिक विकसित हुई है। इसमें कई C स्टेटमेंट फंक्शन और कीवर्ड्स होते हैं, ये जिनमें से कई विंडोज GUI से जुड़े होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जुड़े होते हैं। इसमें कार्य इतना आसान होता है कि इससे कुछ कीवर्ड्स को सीखकर एक नया यूजर भी उच्च उपयोगी एप्लीकेशन को आसानी से बना सकता है। इस भाषा में यह सुविधा होती है कि यूजर जटिल पैकेज को थोड़े ही समय में बना सकता है, चाहे आप खुद के लिए कुछ बनाना चाहें अथवा किसी समूह के लिए, या एक बड़े एंटरप्राइज सिस्टम अथवा इंटरनेट के द्वारा पूरे
सर्विसों को एप्लीकेशन वितरित कर सकते हैं, वितरित करना हो। विजुअल बेसिक में आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें होती हैं। तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, और उसके बाद जो है बस 1-2 और वीडियो होंगी, बस इसके बाद आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर नेटवर्क को जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेटवर्क तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे अगले वीडियो में देखते हैं।